वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। 10 दिन की बात और है। यूपी के उपचुनाव में जनता किसका साथ देगी, उसकी तारीख 5 दिसंबर को है और तारीख नजदीक आ गई है। माहौल गर्मा गया है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी मैनपुरी में पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही है तो भाजपा इस आरोप को डर करार दे रही है। दोनों दल जीत का दावा कर रहे हैं। एक कह रहा है कि हमारी लहर तो दूसरी हवा चलने का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि मैनपुरी से खतौली तक और रामपुर के रण में किसकी लहर और किसकी हवा है। आज इसी मुद्दे को समझेंगे। दस दिन की और बात, किसके सिर सजेगा ताज। मैनपुरी में बहू की विजय या रघुराज की होगी जय। खतौली में किसकी फंसेगी नैया, राजकुमारी या मदन भैया। रामपुर में भाजपा को मिलेगा आकाश या आजम के आसिम रजा करेंगे राज। उपचुनाव के चक्रव्यूह में भाजपा के महारथी के खिलाफ सपा के सारथी साथ। लहर वर्सेस हवा मुकाबले में जनता किसके साथ, उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल यही है कि लहर चलने और हवा बनने के लिए सपा और भाजपा के महारथी सारथी कौन कौन है। चुनाव मैदान में प्रचार करने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी है, लेकिन बड़े चेहरों को दिखाते हैं हम आपको। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बनाम धर्मेंद्र यादव सपा के बड़े नेता हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनाम शिवपाल यादव विधायक सपा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बनाम राम गोपाल यादव महासचिव सपा, और महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री वर्सेस आजम खान। ये रामपुर की तस्वीर हमने दिखाई। वहीं एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री, आदित्य यादव प्रदेश अध्यक्ष बसपा, धर्मपाल सैनी महामंत्री भाजपा, तेज प्रताप यादव सपा। और ये बड़े बड़े दिग्गज और चेहरे हैं जिन पर पूरे माहौल को लहर वर्सेस हवा में बनाए रखने की जिम्मेदारी है। और इन सब के बीच दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। और सवाल यही है कि लहर वर्सेस हवा की जो बात हो रही है उसमें बाजी कौन मारेगा। लहर मारेगी, हवा मारेगी, या फिर इस महामुकाबले में कुछ दिलचस्प मोड़ और सामने आने बाकी है। वहीं सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने मैनपुरी में हो रहे उपचुनाव में जसवंत नगर विधानसभा में 4 पुलिस थाना अध्यक्षों को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के कार्यकर्ता और समर्थकों को चिन्हित कर उनकी गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले। प्रतिनिधिमंडल में राजेंद्र चौधरी सहित अन्य लोग शामिल रहे, जिन्होंने मांग की है कि 4 थाना प्रभारियों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनकी गाड़ियां हैं, उनको जबरन चिन्हित करके उनकी जांच की जा रही है। उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी मैनपुरी में जो लोकसभा का उपचुनाव है, जहां श्रीमती डिम्पल यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहां पर भाजपा उसी प्रैक्टिस को जारी किए हुए है। पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रशासन उसमें लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वहाँ पर कुछ थाना अध्यक्षों को जबरन छुट्टी पर भेजा गया है। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, उनके वाहन का चेकिंग जबरन किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। इससे ये खतरा पैदा है और इस खतरे की संभावना के लिए हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को बताया है। तो देखिए, ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए। हमारे साथ जुगल किशोर जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा, मनोज काका जी प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले जुगल किशोर जी आपके पास ही आ रहे हैं। जो बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही है
कि थानाध्यक्षों को छुट्टी पर भेज दिया गया, सपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियां चेक करके उनको टारगेट करके परेशान किया जा रहा है। ये सब बातें जब आती हैं तो सवाल उठते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है। ये अपने ही कारनामों को याद करते हैं तो उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराती है और जिसकी बदौलत आप देखे हैं कि हम चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हम पूर्ण बहुमत से जीत करके आए हैं। उनको हार का ये अंदाजा हो गया कि मैं ठीक है, हार का अंदाजा। लेकिन देखिए एक सवाल जुगल किशोर जी उठ रहा है कि यही आरोप सपा ने गोला गोकर्णनाथ में लगाए थे कि कुछ वहां पर पुलिस कर्मियों को या फिर थाना अध्यक्षों को छुट्टी पर भेज दिया गया। यही आरोप मैनपुरी में भी लगाए जा रहे हैं। और अगर यहाँ पर भी कुछ लोग छुट्टी में गए हैं तो फिर दो जगह ऐसा हो जाए, क्या यह संयोग हो सकता है? देखिए, आपको पता है कि जब अहिरोरी का विधानसभा का चुनाव उपचुनाव हो रहा था, उस समय माननीय नरेश अग्रवाल जी मिनिस्टर थे समाजवादी पार्टी के, और बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मैदान में था। उस समय हम बहुजन समाज पार्टी के वहाँ कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे और ये उन्होंने पूरे हथकंडे अपनाए थे हमारे मतलब बसपा के लोगों को परेशान करना, ये करना, भाजपा के लोगों को परेशान करना, वोट न डालने देना, ये उस समय इन्होंने खूब किया था। कन्नौज का चुनाव एक बार बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें अकबर अहमद डंपी लड़े थे, उनमें ये काम किया था। आज वो सोच रहे हैं कहीं मेरे साथ ना हो, चूंकि मेरी सरकार नहीं है। हम कभी भारतीय जनता पार्टी ये काम कभी नहीं करती है, वो हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराती है, चुनाव जीते या हारे। लेकिन चुनाव मैं जीत रहा हूँ, पूर्ण बहुमत बहुत अच्छे वोटों से जीत रहा हूँ, इसलिए समाजवादी पार्टी ये आरोप एडवांस में लगा रही है। ठीक है मनोज काका जी, जुगल जी कह रहे हैं कि जो आप लोग करते रहे हैं सत्ता में रह के, वही आरोप आप लोग लगा देते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक रिपोर्ट है, आज इंडियन एक्सप्रेस पेपर ने छापा है, गोयल ईसी फाइल मूव सुपर फास्ट, वाज देयर एनी क्लियरिंग अर्जेंसी, टॉप कोर्ट आस्क सेंटर। एक मैं इसलिए निर्वाचन आयोग के पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी आज ही कल ही देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा कि एक रिटायर्ड आईएएस अफसर को आपने इतनी क्या जल्दी थी कि आपने पोस्ट कर दिया, इलेक्शन कमिश्नर बना रहे हैं। तो जब देश का सबसे बड़ा संवैधानिक संस्थान, न्यायिक संस्थान ही सवाल खड़े करें, और आप तो देखे होंगे कहाँ नहीं समाजवादी पार्टी के लोगों का वोट काटा गया। मैं वहीं खुद भोगांव और मैनपुरी में मैं घूम रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियां चेक करी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जिसके पास कोई परमिशन नहीं है, क्या इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के झंडा मात्र होने से गाड़ियों का सारा परमिशन है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन से। और भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे गाड़ियों में धड़ल्ले से, चाहे वो शराब ले जा रहे हो, चाहे वो पैसे ले जा, कोई चेकिंग नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अगर वहां के लोकल लोग जो अपना काम करना चाह रहे हैं, जो घूम रहे हैं गाँव में, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपके माध्यम से, क्योंकि देश के सर्वोच्च संस्थान ने ही अब चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए हैं, तो यही अपील है आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन से कि आप ये सुनिश्चित करिए कि कानून का काम, संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। तो जो व्यवहार आप भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं वही व्यवहार समाजवादी। ठीक है मनोज काका जी, एक सवाल मेरा और भी है। जुगल किशोर जी जो कह रहे थे कि जब वो बसपा में रहे तो तब तरह तरह से उनको तंग करने की कोशिश की गई, भाजपा को कोशिश की गई भाजपा की परेशान करने की। जो सत्ता में रहता है वो थोड़ी कोशिशें करता है क्या? कि 2012 का कन्नौज का उपचुनाव याद होगा, जब डिम्पल जी मैदान में उतरी थी और निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। देश के बहुत लगभग 44 सांसदों में एक है निर्वाचित होने वाली। पर आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनको आप लोगों ने नामांकन केंद्र तक पहुंचने ही नहीं दिया था, 3 बजे तक पहुंच ही नहीं पाए, जगह जगह धरने हुए। हालांकि वो शांतिपूर्ण थे, उसमें गलत कुछ भी नहीं था, स्ट्रेटजी थी।
लेकिन रोक तो दिया गया था ना, पूरे देश ने देखा था। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल आपके जो आरोप है निराधार है। उसी व्यक्ति ने बाद में हमारी पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो किसी के साथ अगर हम अन्याय करते तो पार्टी क्यों ज्वाइन करते? समाजवादी पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और मानवीय गरिमा इस देश में, उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़े, इसके हमेशा से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पक्षधर रहे। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश सूबे के सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को वहां पर एक सब इंस्पेक्टर द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया जाता है। आप सोचिए, आप संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके आप लोकतंत्र मजबूत नहीं कर सकते। मैं ठीक है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। हमारी पार्टी की प्रत्याशी माननीय डिंपल यादव जी बहुत साधारण एक गाड़ी से चल रही है, दरवाजे दरवाजे लोगों के जा रहे हैं, लेकिन आप चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से, क्योंकि वहां किसानों को डीएपी नहीं मिली। वहीं सैफई में 600 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन के तैयार है। अब सोचिए, सैफई में लोग इलाज कराने मध्य प्रदेश के भिंड से आते हैं साहब, और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है आप भी जान रहे हैं। आप जा करके, आपके तो रिपोर्टर ग्राउंड पे रहते हैं, तो इतने बड़े बड़े कार्य किया है नेताजी ने कि उत्तर प्रदेश ही नहीं दूसरे प्रांत के लोग भी आकर के अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। उन संस्थानों को भारतीय जनता पार्टी क्यों बर्बाद करना चाहती है? क्योंकि चुनाव है और समाजवादी पार्टी एक बड़े अंतर से जीत रही है। हार स्वीकार करिए, और चूंकि आपकी सरकार है इसलिए जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, डे ऑफ द गवर्नमेंट है, इस वजह से आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप ये सुनिश्चित करिए कि जो निर्वाचन आयोग है वो बेहतर और व्यापक तरीके से पारदर्शिता का पालन करे। बिल्कुल पारदर्शिता। जुगल किशोर जी, देखिए ये सवाल तो उठ रहा है, मनोज काका जी जो कह रहे हो उससे कोई असहमत नहीं हो सकता कि सरकार में जो रहता है, सत्ता में रहता है, जिम्मेदारी उसकी ज्यादा होती है। जब इतने बड़े बड़े लोग हैं, आपके कई केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, और अगर उस पर भी इस तरीके के आरोप लगें तो क्या आपकी सरकार को ये चेक करने की जरूरत नहीं है? ठीक है, चुनाव आप लड़िए पूरे दम से, पर ऐसे आरोपों से आपका भी तो डैमेज होगा, छवि का डैमेज होगा, अगर इस तरीके की चीजें जमीन पर हो रही हैं। देखिए, हम तो लोकतंत्र पे उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विश्वास नहीं रखते हैं। ये संविधान पे अपना विश्वास नहीं रखते, ये कानून पे विश्वास नहीं रखते। ये वो पार्टी है जिसका चरित्र और जिसका चरित्र ही खून से रंगा हो, वो क्या बात करते हैं। ये आज विकास के नाम पर हम वोट मांगते हैं, आज हम विकास के नाम पर आप सफाई में एक मिलकर की बात करते हैं। हमने पूरे देश, पूरे प्रदेश के अंदर 50 हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। आप एक मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, आपने सफाई में काम किया है, हमने पूरे प्रदेश में काम किया है। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर हो रही है। आज चाहे आप भारतीय जनता पार्टी का आगामी चुनाव हो, चाहे पिछला वाला विधानसभा का चुनाव हो, अवधेमु समाजवादी पार्टी गिरी है। इसलिए आज ये आरोप लगाते हैं इनके पास कोई वोट नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, इनके पास कोई नीति नहीं है, रीति नहीं है। ये आज ये भारतीय जनता पार्टी पे जो खाम खा के आरोप लगाते हैं, ये चुनाव मैदान में हम अगर इस तरीके से लड़ते तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहां ना जाते, हमारे उप मुख्यमंत्री जी वहां नहीं जाते। हम तो अगर गुंडागर्दी के दम पे चुनाव लड़ते, अगर हम सरकार के दम पे चुनाव लड़ते तो हमारे लोग वहाँ इसमें लोकतंत्र व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग खाम का आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। हमारा कैंडिडेट, हमारा शाक्त कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। ठीक है, आप पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं जुगल किशोर जी। मनोज जी, जो सवाल मैंने मनोज काका जी जुगल किशोर जी से पूछा था, वही सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि जब मैदान में इतने बड़े बड़े लोग उतरे हुए, अत्याचार हुए, ठीक है मनोज जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मनोज जी मेरा सवाल ये है, आज उसके लिए आज पूरा ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई हुई है और 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्की गई। कसारी मसारी में कुर्की की ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक नया अपडेट प्रयागराज से आया है।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। इससे पहले अभी प्रयागराज के ही झूसी के हवेलिया में भी एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, जहां पर लगभग 1 अरब का जो जमीन था, जो पूरी बाग था, उसको कुर्क किया गया था। और अब कसारी मसारी से बड़ी खबर है, जहां पर 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा रही है। सीधे रुक करते अपने सहयोगी मोहम्मद मोइन का। मोइन, यहां पर क्या क्या चीजें क्या संपत्ति चिन्हित की गई है और क्या किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आए थे। उन्होंने अतीक अहमद का नाम नहीं लिया था, लेकिन साफ तौर पर मंच से कहा था कि माफियाओं के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी सरकार में, उनके राज में जो माफिया हैं वो कराह रहे हैं। तो उसी का नमूना आज देखने को मिल रहा है। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के खिलाफ एक और कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद की एक और संपत्ति को जब्त किया जा रहा है और जब्तीकरण की ये कार्रवाई अतीक अहमद के पुश्तैनी में जो मकान है वहीं पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ ये अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान था। 2 साल पहले 22 सितंबर 2020 को बुलडोजरों के जरिए इसे जमींदोज कर दिया गया था। बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसके निशान अभी भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तमाम मलबे जो है वो अवशेष यहाँ पर देखे जा सकते हैं और इसी से सटी हुई ये जगह थी जिस पे अतीक अहमद ने खरीदा हुआ था। और पुलिस का ये मानना है कि ये अपराध से अर्जित की गई संपत्ति थी। तकरीबन 11.5 बिस्वा ये एरिया है जिसे आज जब्त किया जा रहा है। और पुलिस का दावा है कि इसकी अनुमानित कीमत की अगर बात की जाए तो 6 करोड़ 60 लाख रुपए है। तो जिस जगह पर कुर्की की कार्रवाई होनी है वहां पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ढोल बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाकर कुर्की की कार्रवाई का ऐलान किया जा रहा है, मुनादी कराए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस कार्रवाई को देखने के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय जो नागरिक है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो अतीक अहमद की जो पुश्तैनी संपत्ति थी, जो पुश्तैनी मकान था, पुश्तैनी मकान से सटा हुआ ये जगह है और यहाँ पर एसपी सिटी मौजूद है। हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। सर, थोड़ा इस तरफ घूम जाइए, बताइए आज किसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और किस तरह की कार्रवाई है? ये अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर ये धूमनगंज का कसारी मसारी वाला एरिया है। यहाँ पर 11.5 बिस्वा एरिया ये ज़मीन का है जिसको फिलहाल कुर्क किया जा रहा है। इसकी अनुमानित कीमत है वो 6 करोड़ 60 लाख बताई जा रही है। ये भी क्या मानते हैं आप लोग कि ये भी अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर उनके द्वारा पुश्तैनी संपत्ति है वो ठीक, उसको कुर्क नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो अपराध से अर्जित संपत्ति, ये अपराध से जो धन उन्होंने कमाया उसी से ये संपत्ति खरीदी गई, इसी को फिलहाल कुर्क किया जा रहा है। जो माफियाओं के खिलाफ, अतीक जैसे माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो आगे भी लगातार इसी तरह से जारी है? हाँ बिल्कुल, इस तरह के अपराध से अर्जित जितनी भी संपत्तियां होंगी बिल्कुल तो आगे भी जारी रहेगा। मोइन, आप नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। और बात कर रहे हैं मैनपुरी उपचुनाव की, जहां पर लहर बनाम हवा चल रही है, महामुकाबला चल रहा है और इस महामुकाबले में आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। मनोज काका जी आपके पास आ रहे हैं और जो सवाल मैंने जुगल किशोर जी से पूछा था कि बड़े बड़े दिग्गज जब मैदान में उतरे हैं तो छोटी छोटी चीजें क्यों हो रही हैं, यही सवाल मेरा आपसे है कि अखिलेश जी वहां पर हैं, डिम्पल जी हैं, राम गोपाल जी हैं, शिवपाल जी हैं, सारे बड़े चेहरे हैं। अगर आपके कार्यकर्ताओं की गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, थानेदार छुट्टी पर भेजे जा रहे हैं, जनता आपके साथ है तो कुछ भी कर लें, उससे फर्क किसको पड़ता है? जनता तो वही करेगी जो जनता को अच्छा लग रहा है। देखिए राजन जी, लेकिन फर्क तो अब ये इस तरह से तानाशाही रवैये के खिलाफ कम से कम आवाज उठाना चाहिए ना। कम से कम आप जो लोग नैतिकता की दुहाई देते हैं और राम रहीम के दरबार में जाकर के मत्था टेकते हैं, बलात्कारियों का संरक्षण लेते हैं, तो वो लोग शुचिता की बात नहीं कर सकते। मैंने जो बात कही वो तथ्यपरक बात कही। क्या ये सही नहीं है कि सैफई में 600 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन के तैयार है, सरकार क्यों नहीं चला रही है? मैंने आपसे कहा कि सैफई में इलाज कराने मध्य प्रदेश तक के लोग आते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जुगल किशोर जी। यही चीजें टेंशन बढ़ा रही हैं क्या कि भिंड का व्यक्ति सैफई आ रहा है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चल नहीं पा रहा है? जुगल जी, मैं खत्म कर रहा हूँ। चुनाव आयोग को आज स्वयं देश के माननीय न्यायालय ने पूछा कि भाई अरुण गोयल में ऐसा क्या जल्दीबाजी थी कि आपने नियुक्त कर दिया? प्रवक्ता से कहिए कि वो अपनी हम दूसरों की बात सुनने की क्षमता रखें। आपकी पूरी बड़े भाई आपकी दूसरे की भी क्षमता रखें सुनने के लिए। मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो बताइए।
ठीक है, जुगल जी जवाब दीजिए। तो बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा नहीं है। या तो मेरी बात सुने या तो हटा दीजिए। खरीदा जा रहा है, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ जिस तरीके से मैं सांसद रहा हूँ, MLC रहा हूँ और मैं कई विभागों में चेयरमैन रहा हूँ और जवाब से लगा करके राज्यसभा तक गया हूँ। जवाब दे रहे हैं, ठीक है जुगल जी जवाब दीजिए। बोलने तक नहीं है, आप पूरी बात सुने के दो तब मैं बोलूंगा। जब बात ही नहीं सुनेंगे तो क्या बोलेंगे उनके सामने? ठीक है, मनोज जी जवाब ले लेते हैं। मनोज जी जवाब ले लेते हैं। जुगल जी बताइए कि 2 करोड़ रोजगार कब देंगे, 15 लाख रुपए कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे? अब 1100 रुपए का सिलेंडर है, DAP खाद कब मिलेगी, नाइट्रोजन कब मिलेगा? ये सब सवाल है। ठीक है मनोज काका जवाब ले लेते हैं। जुगल जी कह रहे हैं कि वो सारे जवाब देंगे आपको। सबका मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब तो सुनिए। सबका जवाब मैं दे रहा हूँ, जवाब सुनिए। तुम्हारा कोई जवाब सुनने की क्षमता नहीं है, तुम्हारा क्वेश्चन सुनने की क्षमता नहीं है। जवाब दिए, वक्त करो, जवाब दे दीजिए। लोगों के पास कुछ है नहीं। ना करो, कम से कम बोलने की तमीज से बात करिए। आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं इनके सबका जवाब एक साथ दे सकता हूँ। इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इन्होंने अपनी 5 साल की सरकार में गुंडागर्दी की, इन्होंने हत्याएं की, इन्होंने बलात्कार किया, इन्होंने फिरैती डकैती गुंडाई सब कुछ किया है। इसलिए ठीक है जुगल जी बस ये बता दीजिए कि भिंड का व्यक्ति अगर सैफई आ रहा है तो इसका मतलब सैफई में एक अच्छा अस्पताल सपा ने बनाया और उस बिहार पर वोट तो मांग सकते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में जब विकास हुआ है तो आज हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सड़कों पर बेटियों की लाश, चाहे गोला का चुनाव हो, चाहे ये मैनपुरी का चुनाव हो, चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, सारे हम चुनाव जीत रहे। इनका तो सफाया अब इस पिछले लोकसभा में हुआ, इस चुनाव में ठीक है वो जनता तय करेगी और आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मैनपुरी में महामुकाबला चल रहा है, सभी के अपने अपने दावे और अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन फाइनल फैसला जनता को ही लेना है। लेकिन लहर और हवा के बीच लड़ाई बेहद दिलचस्प और कांटे की हो गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।